लास्ट लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया था, तो उसमें बहुत सारी हमने डेरिवेशन की कि अलग अलग पॉइंट्स पे सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली, फिर हमने पोटेंशियल निकाला, सो दैट उनकी कोई डीपीपी भी आपको नहीं दी गई थी। आज हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, अगर उसे एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाएंगे तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, वह इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म होगा। मीन्स डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखने जा रहे हैं डाइपोल को। और हमारे सिलेबस के अंदर यही है। नॉन यूनिफॉर्म का भी हम केस कर लेंगे, बट उसके न्यूमेरिकल नीट के सिलेबस में नहीं है, जेईई एडवांस के सिलेबस में होता है, उनका हम फॉर्मूला करके ही छोड़ देंगे। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं। जैसे ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसकी फील्ड इंटेंसिटी ई थी। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख रहे हैं हम, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनिशियली रख देंगे कि इसके साथ साथ इसी की डायरेक्शन में, यानी इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ ई, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड को इसी की डायरेक्शन में हम रखने वाले हैं। हमने इलेक्ट्रिकल डाइपोल को यहाँ पर रख दिया, माइनस क्यू चार्ज और प्लस का क्यू चार्ज, जिनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली 2a है, 2a मान ली। अब ये नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज पे किस और फोर्स लगेगा? अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इस डायरेक्शन की है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इस साइड होगा, और फोर्स की वैल्यू होगी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट के ऊपर जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड है उतना इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पॉइंट पे है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस हम कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा वह फोर्स क्यू इंटू ई इस डायरेक्शन का होगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स की वैल्यू हमारी क्यू ई इस साइड और क्यू ई इस साइड, तो टोटल हमारा फोर्स नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स हमारे इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सेम टू सेम अगर टॉर्क की बात की जाए कि टॉर्क कितना होगा, वह भी तो 0 ही होगा ना, 0 ही होगा, क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू हमारी इस साइड है और इसका कोई भी कंपोनेंट टूट के आर की फॉर्म में घूम नहीं रहा, इसमें कोई रोटेशनल मूवमेंट नहीं आ रही, ना इसमें ट्रांसलेटरी मोशन आ रहा है, तो इसलिए टॉर्क और फोर्स दोनों की वैल्यू हमारी 0 होगी। बट अब इसी डाइपोल को अगर किसी एंगल पे रख देते, यानी ये डाइपोल तो इसी की डायरेक्शन में था, अगर इसे कुछ एंगल पे रख देते तो इसमें कुछ मोमेंट जरूर आते, वो कैलकुलेट करेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। सेकंड केस हमारा ये है कि 8 एन एंगल थीटा विद ई। अगर इलेक्ट्रिकल डाइपोल हमारा एक थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के साथ, जैसे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, और जो डाइपोल है हमारा वो डाइपोल ये है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर प्लस का क्यू चार्ज, और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ई है हमारी। अब इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वह बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यू इंटू ई लगेगा। इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यू इंटू ई, दोनों साइड होगा। अब इसके ऊपर टोटल फोर्स पॉजिटिव एक्स में क्यू ई है और नेगेटिव एक्स में क्यू ई है, दोनों की वैल्यू सेम है, बट डायरेक्शन हमारी अपोजिट है, तो हमारा नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? एफ नेट की वैल्यू यहाँ पर भी 0 आएगी। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये चीज़ है, एक फोर्स इस पे इस साइड लग रहा है, एक फोर्स इस पे इस साइड लग रहा है, तो ये इस टाइप से घूमने की कोशिश करेगा, रोटेशनल मूवमेंट आएगी इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स के टुकड़े करेंगे, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट कर लेंगे, एक तो इसकी जो एक्सिस है हमारे डाइपोल की एक्सिस है उसके अलोंग, और एक इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग। जैसे क्यू ई है, क्यू ई के 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा टुकड़ा और एक हमारा ये टुकड़ा हो जाएगा। और यह डाइपोल
कितना एंगल बना रहा है हमारा, थीटा एंगल मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के साथ डायपोल थीटा एंगल बना रहा है। तो ये अगर एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी तो थीटा होगा ना, खुद देख सकते हो दो लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइनें, अगर ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये सारे एंगल सेम होते हैं। वही हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी तो एंगल थीटा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट किए हमने, एक तो बेस का कंपोनेंट कितना आया, क्यू ई कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया, क्यू ई साइन थीटा। सेम टू सेम इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके अलोंग होगा, एक इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वह कंपोनेंट, ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा ना, तो क्यू ई कोस थीटा होगा, और ये कंपोनेंट कितना होगा, क्यू ई साइन थीटा होगा। अब हम दो अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे, एक तो हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई, एक हमारी इसके अलोंग डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक डायपोल के अलोंग। तो अगर नेट फोर्स की बात की जाए तो अलोंग भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, परपेंडिकुलर भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स तो हमारा 0 हुआ। अब बात करेंगे टॉर्क की, मतलब कि इस डायपोल के ऊपर नेट टॉर्क कितना लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स है तो एक रोटेशनल इफेक्ट तो आएगा, तो टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर याद हो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो अलोंग डायरेक्शन वाला फोर्स है इसकी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं इस पॉइंट से, इस पॉइंट के अबाउट मान लेते हैं हम टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, न इसका इफेक्ट आएगा, इफेक्ट इन दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का आएगा कि दो परपेंडिकुलर फोर्स लगे हैं उनका ही इफेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो टाउ नेट की वैल्यू जो आएगी वह फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू ई साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए आ गई। सेम टू सेम क्यू ई साइन थीटा इंटू ए आ गई। ये भी फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों को हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया। अब अगर ऐड करेंगे तो क्यू ई ए साइन थीटा आएगी वैल्यू, क्यू इंटू 2a कितना आएगा, चार्ज इंटू इनके बीच की सेपरेशन 2a जो आई है वह वैल्यू हमारी डायपोल मोमेंट की होगी, मतलब टाउ नेट की वैल्यू आ जाएगी पी ई साइन थीटा आ जाएगी। अब आप ये सोच के देखो P और E के बीच का एंगल ही तो थीटा है ना, P इस डायरेक्शन में है, E इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा हुआ। तो ए बी साइन थीटा क्या होता है, A क्रॉस B होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होती है दोनों की, और वैसे भी टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको वेक्टोरियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो P क्रॉस ई हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर किसी एंगल पे डायपोल को रख दिया जाए तो उसके कारण जो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा वह आएगा पी ई साइन थीटा या पी क्रॉस ई आएगा। सेम टू सेम ये भी बात आप प्रूफ कर सकते हो, इस डायरेक्शन में आने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर थीटा हमारा 0 डिग्री है, इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 0 रखो, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो पी ई डॉट 0 क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क, वो हमारा नेट टॉर्क भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी हम कैलकुलेशन दोबारा कर सकते हैं। चलिए इनके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एग्जाम्पल वैसे कोई छोटा एग्जाम्पल तो इस पे बनता नहीं है, जो बनेगा वह जेई लेवल का बनेगा। तो जो एक एग्जाम्पल है हमारा वो ये है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख दिया गया, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू चार्ज है, इनके बीच की सेपरेशन है L, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है E। यानी एक डायपोल को हमने यहाँ रख रखा था, अगर मैं थोड़ा सा एंगल यानी स्मॉल थीटा एंगल इसे टिल्ट कर देता हूँ सेंटर के अबाउट, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वह नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ थोड़ा सा और जाएगा तो वह वापस आएगा, तो ये SHM करेगा।
सबसे पहले तो हमें प्रूव करना है कि यह हमारा SHM होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन का था, इसी डायरेक्शन में हमने डायपोल रख दिया। इसको अगर थीटा एंगल से थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो इसके ऊपर एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, अभी हमने कैलकुलेट किया, जिसके कारण इसमें रोटेशनल इफेक्ट आ जाएगा, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। अब यह टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर आके रुकेगा तो नहीं, थोड़ा सा और भी आगे जाएगा मोशन के इनर्शिया के कारण, फिर वहाँ जाकर बैलेंसिंग हो जाएगी, फिर वापस यहाँ पर आएगा और फिर वापस अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो यह क्या करेगा? SHM करेगा। हमें एक तो ये प्रूफ करना है SHM मोशन होगा मैथमेटिकली, सेकंड हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, इस SHM का टाइम पीरियड क्या होगा, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। और हमें ये गिवन है कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू I, ये गिवन है। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन इसकी। तो सबसे पहले इसको आप ये देखो कि इस जगह की बजाय अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता, -q और +q, L लेंथ है ये इनके बीच की, अगर इसे मैं थीटा एंगल से टिल्ट कर देता तो इसके ऊपर नेट टॉर्क कितना लगता? अभी हमने कैलकुलेट किया ही है कि इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स ये होगा, इसके दो कंपोनेंट लेंगे हम, सेम टू सेम इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इनका तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। इन दोनों इफेक्ट के कारण जो हमारा टाउ नेट की वैल्यू आई थी वह PE साइन थीटा आई थी, ये हमारा नेट टॉर्क की वैल्यू आई थी। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा आएगा, साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि टाउ नेट की वैल्यू जो आएगी वह PE थीटा के बराबर आएगी। अब सेकंड बात ये हमने ऊपर की तरफ लिखा है, यानी इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो रोटेशनल इफेक्ट तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना। स्टेटमेंट हमारी ये थी कि इस डाइपोल को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपवर्ड थीटा एंगल देके छोड़ दूं तो यह SHM करेगा। तो मैथमेटिकली प्रूफ करना यह मोशन हमारा SHM होगा। और सेकंड बात हमें ये फाइंड करनी है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो हम अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे थे, इसीलिए तो हमने पॉजिटिव थीटा एंगल माना था ना, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स टॉर्क की वैल्यू तो डाउनवर्ड होगी ना, रोटेशनल इफेक्ट हमारा डाउनवर्ड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यह जो नेट टॉर्क की वैल्यू आई है इस केस के अंदर यह नेगेटिव लिखी जाएगी, माइनस का PE थीटा होगा। दोबारा इसको बता रहा हूँ कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहा था, इसीलिए तो मैंने पॉजिटिव थीटा पुट किया। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी पड़ेगी। अगर साइन थीटा के अंदर थीटा नेगेटिव पुट करोगे तो वह भी तो बाहर आ जाएगा ना, तो बात तो घुमा फिरा के वहीं रह गई। तो हमारा टॉर्क किसके बराबर आ गया? टॉर्क इज इक्वल टू माइनस का K थीटा के बराबर आ गया ना, माइनस का K थीटा कांस्टेंट मानो, या फिर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर यहाँ पर C थीटा पुट करते आए हो कि टॉर्क इज इक्वल टू माइनस का C थीटा आ गया, माइनस का कांस्टेंट इनटू थीटा आ गया। और यही तो एक निशानी होती है SHM की। अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव ऑफ x के प्रोपोर्शनल आ जाए तो हम कहेंगे वहाँ पर SHM है। टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव ऑफ थीटा आ जाए, एंगल आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये भी एक SHM मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये तो हम यहाँ पे लिख देंगे हंस प्रूव्ड, क्योंकि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आया और वह भी नेगेटिव साइन के साथ आया, रिस्टोरिंग टॉर्क लगाया हमारा यहाँ पर। एक तो हमने इसको SHM प्रूफ कर दिया। अब सेकंड हमारा प्रूफ, ये सेकंड हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है भाई? टाइम पीरियड होता है 2π√m/k होता था ना, लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो 2π√m/k होता था। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? I/c लिखेंगे।
यहाँ वहाँ पर कांस्टेंट के था, यहाँ पर कांस्टेंट सी है, वहाँ पर मास था, यहाँ पर इनर्शिया आ जाएगा। इनर्शिया सिस्टम का दे ही रखा है। अदरवाइज कई बार क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है कि एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, सेंटर के अबाउट ये करेगा, तो सेंटर के अबाउट इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, m इंटू एल बाई टू का स्केयर, m इंटू एल बाई टू का स्केयर। इस टाइप से इनर्शिया भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। बट यहाँ पर गिवन है कि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है, तो हम डायरेक्ट i ही पुट करेंगे। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 पाई रूट i, तो गिवन है ही है, डिवाइडेड बाई c क्या है, PE की वैल्यू c है, तो यहाँ पर PE पुट कर दिया जाएगा। यही हमारा टाइम पीरियड होगा। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ही तो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें कैलकुलेशन दे सकता है वो। अब हम बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो। अब हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर एक डाइपोल को रोटेट करवाएं, एक थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक जाएं, तो उस केस में वर्क डन हमारा कितना होगा। जैसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें एक डाइपोल रखी हुई थी -q से +q चार्ज, और थीटा 1 एंगल पे रखी हुई थी। इस डाइपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक ले जाने में, यानी इस कंडीशन में लाने के लिए, -q से +q लाने के लिए जो थीटा 2 नया एंगल बनेगा हमारा थीटा 2, इस दौरान जो वर्क डन किया जाएगा वह कैलकुलेट करेंगे हम। तो इतना हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वह होता है टॉर्क इंटू डी थीटा के बराबर होगा, टाउ डी थीटा के बराबर, और टॉर्क की वैल्यू हमने निकाल रखी है कि PE साइन थीटा डी थीटा निकाल रखी है। तो DW की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन हम थीटा 1 से थीटा 2 जा रहे हैं ना, उस दौरान हमारा टोटल नेट वर्क डन आएगा। तो वह वर्क डन किसके बराबर होगा, P और E तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस थीटा होगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक हमारी लिमिट आ गई। अब ये माइनस बाहर साइन लेके आए तो क्या आएगा, कोस का थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 आ जाएगा। अगर ये माइनस साइन अगर अंदर भी जाए तो PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 आएगा। ये वैल्यू हमारी वर्क डन की आएगी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करेंगे तो जो वर्क डन की वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रिक वर्क डन आएगा, वह इसके बराबर होगा। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी हो तो पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में हम ये लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है वह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। बट उसमें हम स्टार्टिंग में हम याद करो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन की थी कि एक चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी एक P पॉइंट पे ला के रख रहे थे। इनफाइनाइट से क्यों रख रहे थे, क्योंकि इनफाइनाइट के ऊपर हम मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, वह हम रेफरेंस लेके चलते हैं। वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। तो वहाँ से ला के हम यहाँ पर रखेंगे तो जो वर्क डन होता है वह हमारा इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसी टाइप से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन करना चाहूँ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थीटा एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं कहाँ से थीटा एंगल पर लेके आऊँ, तो सबसे पहले मैं ये डिफाइन करूँगा कि कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो आप खुद देखो कि अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की मैं बात करूँ कि अगर इनिशियली यहाँ पर रख दिया जाए, इस कंडीशन में -q और +q चार्ज रख दिया जाए इलेक्ट्रिकल फील्ड के 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर होता है 90 डिग्री है, P और E के बीच 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान के चलते हैं।
कि इस पॉइंट के ऊपर हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी जब एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम रेफरेंस के लिए क्या मानेंगे कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा किस किस के बीच में, डाइपोल मोमेंट और ई के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा देन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। ये हम रेफरेंस लेके चलते हैं। अगर ये रेफरेंस पॉइंट मैं ये लगाऊं तब मैं ये कह सकता हूं किसी भी एक थीटा एंगल पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो है पोटेंशियल की वैल्यू होगी u इज इक्वल टू थीटा 1 क्या पुट करूंगा, यानी थीटा 1 कहाँ से लेके जा रहा हूँ 90 डिग्री से, और कहाँ पर लेके जा रहा हूँ किसी भी एक एंगल थीटा पे लेके जा रहा हूँ। तो इसमें वो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी ई कोस 90 डिग्री से हम कहाँ जा रहे हैं, कोस थीटा डिग्री पे जा रहे हैं। और कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, कोस 90 की वैल्यू 0, तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का पी ई कोस थीटा। अगर वेक्टर की फॉर्म में इस बात को लिखना चाहें तो u की वैल्यू आएगी p डॉट ई और ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है एक डाइपोल की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसकी डेरिवेशन आपको अलग अलग मेथड से अलग अलग टाइप से मिलेगी। हर एक राइटर अपनी अपनी लैंग्वेज में एक डेरिवेशन लिखता है। 2-3 टाइप की डेरिवेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी को जब भी हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे इजी तो यही है कि हमारा वर्क डन की कैलकुलेशन पूछ लिया जाए तो वर्क डन भी हमारा कैलकुलेट हो गया। और अगर पोटेंशियल एनर्जी भी हमें कैलकुलेट करनी हो तो उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री से किसी थीटा एंगल पे आएंगे, क्योंकि 90 डिग्री पे रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मानकर चलते हैं। तो 90 से 0 आएंगे तो उस पॉइंट की यानी थीटा डिग्री वाले पॉइंट की हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो जाएगी, जो कि माइनस का पी ई कोस थीटा होती है। तो ये हमारी एक डेरिवेशन थी। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसमें एक डाइपोल को रख दिया गया, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और एंगल है हमारा 30 डिग्री, मानो 30 डिग्री एंगल पे रख दिया गया और इसको फ्रीली छोड़ दिया हमने। और इसका मास भी मान सकते हो आप, दोनों का सेम मास है m और m। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है जब इसको फ्रीली छोड़ा जाएगा तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लो, टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ताकि कैलकुलेशन हमारी आसानी से हो सके। अदरवाइज ज़्यादा टाइम तो I कैलकुलेट करने में चला जाएगा। पहला तो हमारे पास पॉइंट ये है कि जब इसको मैं फ्रीली छोड़ दूंगा तब एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि जब यह स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे आएगा, देन फाइंड वेलोसिटी। मतलब यह डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा तो उस टाइम हमारी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल ई की डायरेक्शन में होता है तो उस टाइम उसके ऊपर न तो टॉर्क होता और न फोर्स होता। वो कंडीशन हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। यानी इनडायरेक्टली घुमा फिरा के हमसे ये पूछना चाहता है कि वो पॉइंट यानी जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी उस केस के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। थर्ड हमारा क्या है, वर्क डन टू रोटेट 180 डिग्री। यानी इस डाइपोल को अगर मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेशन लेके चलते हैं हम। तो
एक्सेलेरेशन जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम में आ जाता है। यहाँ पर एंगुलर फोर्स होगा मीन्स टॉर्क होगा, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन आ जाएगा अल्फा, आई अल्फा के बराबर। तो सबसे पहले देखो कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। हमने जो फॉर्मूले डिफाइन किए थे कि टॉर्क की वैल्यू तो होती है पी ई साइन थीटा होती है, और जो वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो हमने डिफाइन की थी वो पी ई कोस थीटा होती है। ये दो डेरिवेशन आज हमने की है मैन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे अल्फा की, फर्स्ट पार्ट की। तो टॉर्क कितना होगा जब इसको रिलीज किया जाएगा, उस मोमेंट के ऊपर टॉर्क कितना होगा, इसकी एक लेंथ एल मान सकते हो आप। तो टॉर्क की वैल्यू होगी पी ई साइन थीटा, साइन थीटा। और P की वैल्यू क्या होगी, मोमेंटम क्या होगा, आइदर चार्ज इनटू उनके बीच की सेपरेशन, यानी चार्ज कितना होगा Q इंटू सेपरेशन कितना होगा L, और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E। साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो टॉर्क की वैल्यू तो ये आ गई। और टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई क्यू ई एल डिवाइडेड बाई 2i। ये वैल्यू आ गई। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है कि अल्फा निकाल लिया उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे यह 30 डिग्री पे जस्ट हमने रखा था। इनिशियल हमारा एक्सेलेरेशन इतना होगा। सेकंड पार्ट है कि जब वह इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंचेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम एक्सटर्नली तो कोई काम नहीं कर रहे ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन तो वैलिड रहेगा। हमने इस डाइपोल को ऐसे रखा है, वह क्या होगा, यहाँ पर आएगा। तो इस टाइम हमने रखा है तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू तो जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। और इस पॉइंट पे जब आएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो दोनों होगी। हम देखते हैं क्या क्या कैलकुलेशन आती है। हम जानते हैं कि u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। u इनिशियल क्या है, माइनस का p, p की वैल्यू यहाँ पे आप पुट भी कर सकते हो कि q इंटू एल इंटू ई, और पोटेंशियल एनर्जी कोस थीटा की फॉर्म में वेरी करिए तो कोस 30 डिग्री आ जाएगा। कोस 30 डिग्री का मतलब √3/2 प्लस 0 आ जाएगा। और यहाँ पर हम करेंगे तो माइनस का क्यू डॉट एल, तो ये तो आ गया पी ई, और कोस 0 डिग्री होगा ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाए, और कोस 0 होता है 1, तो ये सिंपल 1 आ जाएगा। प्लस हाफ इस पूरे सिस्टम का मास, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी ना, इसका मास आप m मानो, इसका भी आप m मानो, तो सिस्टम का मास तो 2m हुआ ना। और ये एक आप रोड मान सकते हो कि जब भी हम ये कैलकुलेशन करते हैं ना, तो ये गिवन होता है कि ये दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल एक लाइट रोड के साथ बंधे हुए हैं। अदरवाइज इसके ऊपर तो फोर्स कहाँ लगता है, इस साइड लगता, ये इधर भाग जाता, ये इधर भाग जाता, काहे का इक्विलिब्रियम, काहे की कैलकुलेशन। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि लाइट रोड के साथ ये दोनों बांधे गए हैं, इसीलिए ये रोटेट कर रहे हैं। तो इसका मास m है, इसका मास m है, तो हाफ इंटू m का मास, m कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा इंटू v स्क्वायर, तो 2 से ये 2 कैंसल। तो ये अगर इस साइड आएगा तो क्यू ई एल तो कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचा, माइनस का √3/2, और यहाँ पे 1 बचा, तो 1 माइनस √3/2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब तो वेलोसिटी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हम कर ही सकते हैं कि v की v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई एल 1 माइनस √3/2, अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2m आ जाएगा। जो v की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो इसका रूट लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब लास्ट इसका वर्कडन अगर रोटेट करें 180 डिग्री से, तो हमारा वर्कडन की वैल्यू कितनी होगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वही हमारा वर्कडन होगा, क्योंकि हम यहाँ से ये कंडीशन ला के रखना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये फ्रीली छोड़ दिया तो यहाँ जाएगा, तो इस फ्रीली छोड़ने के बाद तो इसके पास वेलोसिटी आएगी ना। अब वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है, हम सिर्फ इतना जिक्र करें कि यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्कडन करना पड़ेगा, वो वर्कडन कैलकुलेट करें। यानी इनिशियली भी वेलोसिटी 0 और फाइनल भी वेलोसिटी 0 है, तो वर्कडन की वैल्यू होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ये 30 डिग्री है, तो फाइनल हमारा ये इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा। तो पहले तो ये 0 होगी, फिर माइनस का 150 डिग्री हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस का PE कोस माइनस का 150 डिग्री, इसमें से हम घटा देंगे इनिशियल है हमारी माइनस का PE कोस 30 डिग्री। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कर लेना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मिल सकते हैं। कई बार ये कह दिया जाएगा कि इस एंगल से यानी 60 डिग्री से 30 डिग्री तक रोटेट करता है, तो फाइनल इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। तो जो हमने सेकंड पॉइंट निकाला है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन हमारा रिजल्ट देगा, हमें वेलोसिटी की वैल्यू देगा। अब ये तो सारी कहानी थी कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसका टॉर्क कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। अब बात करेंगे कि अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल फील्ड जिसकी वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही हो, कि x के ऊपर अलग होगा, थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड का इफेक्ट कुछ और आएगा। तो उस कंडीशन में हम कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सपोज ये एक डाइपोल थी, ये -q चार्ज और ये +q चार्ज हो गया हमारा। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर मानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड Ex था, इसकी dx लेंथ मान लेते हैं हम, एक छोटी लेंथ dx मान ली, और इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू Ex + dx हो गई। सपोज ये पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग x डिस्टेंस पे था और ये पॉइंट x + dx पे था। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड x पे इतना था, इलेक्ट्रिकल फील्ड x + dx पे इतना था। तो दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया, क्योंकि उस टाइम तो E की वैल्यू सेम ही थी। तो यहाँ पर भी QE फोर्स लगा, यहाँ पर भी QE फोर्स लगा, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो गया तो फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। तो इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू Q × E, जो x पॉइंट के ऊपर था इस डायरेक्शन का, और यहाँ पर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक, वो होगा Q × E x + dx वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये बताओ कि F नेट कितना होगा, नेट फोर्स हमारा कितना आएगा। नेट फोर्स आएगा, इसमें से ये घटा देंगे क्योंकि दोनों अपोजिट फोर्स है ना। उसमें तो क्या किया, दोनों फोर्स सेम थे तो इसमें से ये घटाया तो आंसर 0 आया, हमने नेट फोर्स 0 रख दिया। अब यहाँ पर इसका फोर्स हमारा कितना है, QE x + dx, इसमें से हम QE x वाला घटा देंगे। Ex + dx और Ex का मतलब ये है कि x वाले पॉइंट पे यानी इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा इतना था, x + dx वाली डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना था, इनटू चार्ज कर देंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी। तो ये हमने कैलकुलेशन की है यहाँ पर। तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स आता है। अब जो नेट फोर्स था QE x + dx माइनस, इसमें से Q कॉमन ले लो तो Ex आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। अब आप एक काम करो, dx से मल्टीप्लाई करो और dx से डिवाइड करो, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। तो चार्ज इंटू इनके बीच की सेपरेशन भी तो dx थी ना, तो चार्ज इंटू dx क्या होगा, डाइपोल मोमेंट P हो जाएगा, और ये अंदर क्या रह जाएगा, Ex + dx माइनस Ex डिवाइडेड बाय dx, ये रह जाएगा। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको जब डिफरेंशिएशन की शुरुआत की जाती है तो उनको ये बताया जाता है डिफरेंशिएशन यही चीज़ होती है, यानी E का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम इस टाइप से लेते हैं कि x के ऊपर कितनी वैल्यू थी, उसमें डेल्टा x चेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई। जैसे
dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि y की वैल्यू a पॉइंट पे y कितना था, y1 था, और b पॉइंट के ऊपर यानी इससे dx डिस्टेंस पे जाकर जो दूसरा पॉइंट था वहाँ पर y2 था इसकी वैल्यू। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई dx ही हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू इनके बीच की डिस्टेंस, इस टाइप से उनको कैलकुलेशन की जाती है। हम यहाँ पर डायरेक्टली ही याद रख लेंगे कि ये एक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन जिसको कहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि डी ई डिवाइडेड बाई डी एक्स ही है हमारा एफ नेट की वैल्यू। तो ये हमारा एफ नेट आएगा।